हिंदी हॉरर स्टोरीज। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई जगह इंसान को याद रख सकती है। मुझे हमेशा यही लगता था कि यादें लोगों के अंदर रहती हैं, जगहों में नहीं। सड़कें, पेड़, इमारतें, ये सब बस खामोश चीजें होती हैं जो हमारे आने जाने से बेपरवाह रहती हैं। लेकिन जिस शहर में मैं उस साल कुछ महीनों के लिए रहा, उसमें मेरी ये सोच बदल दी। ये घटना मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे की है। इतना छोटा कि नाम बताऊं तो ज्यादातर लोग नक्शे पर भी ना ढूंढ पाए। मैं वहां एक प्राइवेट कंपनी के काम से गया था। सरकारी दफ्तरों की मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट था और मुझे अस्थायी तौर पर वहीं रहकर काम देखना था। कस्बा डरावना नहीं था, शांत था, थोड़ा सुस्त सा। शाम ढलते ही बाजार सिमट जाता, दुकानों के शटर गिर जाते और लोग जल्दी घरों में घुस जाते थे। रात को अगर कहीं रौनक रहती थी तो बस स्टैंड के आसपास। वहीं चाय की दुकानें देर तक खुली रहती थी। वहीं से आखिरी आवाजें आती थीं। मैं जिस कमरे में रहता था वो एक मेडिकल स्टोर के पीछे था। एक छोटा सा कमरा, एक खिड़की, एक पुराना पंखा जो घूमते समय आवाज करता था। खिड़की से सीधा बस स्टैंड दिखता था और उससे थोड़ा आगे सड़क के मोड़ पर एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़। वो पीपल साधारण नहीं था। न कोई मंदिर, न कोई घंटी, न कोई लाल धागा, न दिया। फिर भी लोग वहां रुकते नहीं थे। बसें भी वहां खड़ी नहीं की जाती थी। ड्राइवर थोड़ा आगे या पीछे गाड़ी रोकते, लेकिन उस पेड़ के ठीक नीचे नहीं। शुरू में मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। छोटे शहरों में लोग बिना वजह भी कई चीजों से बचते हैं। मैंने इसे भी वैसा ही समझा। एक शाम चाय पीते हुए मैंने यूं ही दुकान वाले से पूछ लिया कि लोग उस पीपल के नीचे क्यों नहीं बैठते। उसने चाय का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया, कुछ पल चुप रहा, फिर बस इतना बोला, रात के बाद वहां रुकने की आदत मत डालना। ना कोई कहानी, ना कोई कारण। मुझे उस वाक्य में डर नहीं लगा, बस अजीब लगा। एक हफ्ते बाद मेरी दिनचर्या तय हो गई। सुबह ऑफिस, शाम तक काम, रात को खाना और फिर बस स्टैंड के पास थोड़ी देर टहलना। मुझे रात की हवा पसंद थी। दिन भर के शोर के बाद रात का सन्नाटा सिर को हल्का कर देता था। पहली बार जब मैं रात में उस पीपल के पास से गुजरा, कुछ नहीं हुआ। दूसरी बार मैंने महसूस किया कि उस जगह हवा अचानक ठंडी हो जाती है। बहुत ज्यादा नहीं, बस इतनी कि ध्यान जाए, जैसे किसी छांव में कदम रख दिया हो, जबकि आसपास सब कुछ एक जैसा ही था। मैं रुक गया, पीछे मुड़कर पेड़ को देखा। वो बहुत पुराना था, इतना पुराना कि उसकी जड़ें सड़क को तोड़कर ऊपर आ गई थीं। शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि पीछे लगी स्ट्रीट लाइट की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंचती थी। उसके नीचे हमेशा एक गहरी छाया बनी रहती थी। मैंने खुद को समझाया कि पेड़ हवा रोक लेता होगा। उस रात मुझे नींद आ गई। अगली शाम जब मैं बस स्टैंड से लौट रहा था, मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा है। कदमों की आवाज नहीं, बस वो एहसास कि कोई बहुत पास है। मैंने रास्ता छोड़ा, सोचा कोई आगे निकल जाएगा। कोई नहीं निकला। मैंने पीछे देखा, सड़क खाली थी। उस पल डर नहीं लगा, बस बेचैनी हुई, जैसे कोई बहुत देर तक आपको घूर रहा हो और आप देख ना पा रहे हो। मैं तेज चलकर कमरे में आ गया। उस रात मेरी नींद करीब 3 बजे खुल गई। कोई सपना नहीं, कोई आवाज नहीं, बस आंख खुल गई। मैंने मोबाइल देखा, 3:12। मैं करवट बदलकर सोने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, सूखी पत्तियों के धीरे धीरे कुचले जाने जैसी आवाज। वो आवाज बाहर से नहीं आ रही थी, कमरे के अंदर से भी नहीं, वो कहीं बीच में थी। मैं उठकर बैठ गया। आवाज रुक गई। मैं कुछ देर यूं ही बैठा रहा, फिर लेट गया।
उस रात के बाद कुछ बदल गया। हर रात मेरी नींद लगभग उसी समय खुलने लगी, कभी 3:10, कभी 3:15, हमेशा बिना वजह। और हर बार उठते ही कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता कि मैं अकेला नहीं हूं। कोई चेहरा नहीं दिखता था, कोई आकृति नहीं, बस वो एहसास। दिन में सब सामान्य रहता, रात होते ही वही सड़क, वही बस स्टैंड, वही पीपल अलग सा लगने लगता। एक रात मैंने खुद को परखने का सोचा। 10 बजे के बाद मैं बस स्टैंड पर ही रुका रहा। आखिरी बस खड़ी थी। कंडक्टर अंदर बैठा फोन देख रहा था। मैं धीरे धीरे उस पीपल की तरफ बढ़ा और कुछ कदम दूर रुक गया। कुछ नहीं हुआ। मैंने मन ही मन खुद को कोसा कि बेवजह डर पाल रहा हूं। तभी मुझे सांसों की आवाज सुनाई दी, बहुत पास, ऐसी जैसे कोई मेरे दाहिने कंधे के ठीक पीछे खड़ा हो और मुंह से सांस ले रहा हो। मैंने तुरंत आगे कदम बढ़ाया और पलटकर देखा। कोई नहीं था, बस वही खाली सड़क और दूर खड़ी बस। मैं वहां से लगभग भाग कर लौटा। उस रात सपना आया। मैं पीपल के नीचे खड़ा था। बस स्टैंड की लाइट दूर दिख रही थी। आवाजें भी आ रही थी, लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। मुझे पता था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं मुड़ना नहीं चाहता था। हर रात सपना दोहराया जाने लगा। 5 दिन बाद मेरी हालत साफ दिखने लगी। आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरा थका हुआ। मेडिकल स्टोर वाले ने पूछा कि तबीयत ठीक है या नहीं। मैंने उससे उस पीपल के बारे में पूछा। उसने मेरी तरफ देखा और बोला, आप रात को वहां से निकलते हैं ना? मैं चुप रहा। वो धीरे से बोला, जब नया बस स्टैंड बना था वहां कुछ घर टूटे थे, सब लोग चले गए। सब नहीं। उसके बाद उसने कुछ नहीं कहा। उस शाम मैंने जमीन पर कुछ निशान देखे, पीपल के पास, जैसे कुछ भारी चीज को बार बार घसीटा गया हो। पुराने निशान थे, धूल में दबे हुए। मैं देर तक वहां खड़ा रहा। तभी किसी ने मेरा नाम लिया, बिल्कुल साफ, पेड़ के पीछे से। मैं नहीं बोला। आवाज फिर आई, इस बार थोड़ी अलग, जैसे कोई नकल कर रहा हो। मेरी छाती भारी होने लगी। मैंने बिना पीछे देखे वहां से दूरी बना ली। उस रात सपने में मैंने पीछे मुड़कर देख लिया। चेहरा नहीं था, बस अंधेरा, इंसान के आकार का। मैं चीख कर उठा। सुबह मैंने बैग पैक कर लिया, तबीयत का बहाना बनाकर ट्रांसफर मांग लिया। आखिरी रात फिर मेरी नींद 3 बजे खुली। कमरे की हवा भारी थी। पंखा चल रहा था, पर हवा महसूस नहीं हो रही थी। मुझे लगा किसी ठंडी चीज ने टखने को छुआ। मैंने नीचे नहीं देखा। कुछ सेकंड बाद वो एहसास चला गया। सुबह मैं कस्बा छोड़कर चला आया। कुछ महीनों बाद सुना कि सड़क चौड़ी करने के लिए उस पीपल को काट दिया गया। लोग कहते हैं अब वहां हल्का लगता है। मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि आज भी रात में किसी पीपल के पास से गुजरते वक्त मेरे कदम अपने आप धीमे हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि मैं कुछ देखता हूं, बल्कि इसलिए कि कुछ जगहें पीछा नहीं करती, वो बस याद रह जाती हैं। मैं ये कहानी इसलिए नहीं सुना रहा कि आपको डर लगे। डर तो लग ही जाएगा। मैं ये इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि उस रात के बाद मुझे पहली बार समझ आया कि इंसान जितना अपने आप को समझदार मानता है, उतना है नहीं। कुछ चीजें होती हैं जिनके सामने आपकी डिग्री, आपका शहर, आपका लॉजिक सब छोटे पड़ जाते हैं। ये बात जयपुर की है, और खास बात यह है कि ये कोई गांव की कहानी नहीं है, कोई जंगल नहीं, कोई सुनसान खेत नहीं। ये शहर की कहानी है। एक ऐसा इलाका जहां दिन में ट्रैफिक इतना होता है कि हॉर्न से कान दुख जाए, और रात को भी देर तक दुकानों की रोशनी रहती है। लेकिन शहर के बीच में भी कुछ जगहें होती हैं जो रात होते ही अलग हो जाती हैं, जैसे किसी ने उनके ऊपर नजर की चादर डाल दी हो। मैं उस समय जयपुर में अपने दोस्त रोहित के साथ रह रहा था। रोहित मेरा कॉलेज फ्रेंड है। वो वहीं नौकरी करता था और मैंने कुछ हफ्तों के लिए उसके घर पर रहकर अपना काम निपटाने का प्लान बनाया था।
मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो लैपटॉप लेकर कहीं भी काम कर सकता हूँ। रोहित का घर एक पुराने से कॉलोनी एरिया में था। बहुमंजिला बिल्डिंग नहीं, बल्कि लाइन से बने घर, छोटे छोटे पार्क और एक पुराना मंदिर जो कॉलोनी के बीच में था। मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत पुराना था। उसके सामने सीढ़ियां थीं और सीढ़ियों के ऊपर एक छोटा सा बरामदा। दिन में वहां बच्चों की आवाज रहती, बुजुर्ग बैठते, महिलाएं पूजा करके निकलती, सब सामान्य। लेकिन रोहित ने पहले ही दिन एक बात साफ कर दी थी। रात को मंदिर के सामने मत रुकना, उसने कहा। मैंने हंसकर कहा, भाई मंदिर के सामने क्यों नहीं रुकना, वहां तो शांति होती है। रोहित ने मेरी तरफ देखा और उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसे कोई मजाक कर रहा हो। दिन में ठीक है, उसने कहा, रात के बाद वहां कोई बैठता है और वो इंसान नहीं है। मैंने तुरंत कहा, ओह शुरू हो गया, जयपुर में भी भूत। रोहित ने मेरी बात काट दी। मैं तुझे डराना नहीं चाहता, बस सुन। रात को अगर उधर से गुजरना भी पड़े तो नजर नीची रख और सीधे निकल। कोई आवाज दे तो जवाब मत देना। मैंने सिर हिलाया, पर अंदर से मैंने इसे वही माना जो हम हमेशा मानते हैं, लोगों की बातें। पहले 2 दिन मैं काम में व्यस्त रहा। सुबह लैपटॉप, कॉल्स, मीटिंग्स और शाम को हम बाहर खाना खा लेते। रात को मैं अक्सर छत पर चला जाता, क्योंकि जयपुर की हवा में ठंडक थी और छत से दूर की रोशनियां अच्छी लगती थी। तीसरे दिन रोहित को अचानक ऑफिस से देर हो गई। उसने मुझे मैसेज किया कि खाना मैं ही ले लूं। मैं अकेला था, तो मैंने सोचा पास वाली गली में जो फेमस कचौड़ी की दुकान है, वहीं से कुछ ले आता हूं। रात के 10:30 बज रहे थे। कॉलोनी के अंदर की सड़कें लगभग खाली थीं, पर लाइटें जल रही थीं। मैं आराम से चल रहा था, फोन जेब में, हाथ में कैश। मंदिर के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि मंदिर का गेट बंद था। ऊपर छोटी लाइट जल रही थी, जो दिन में भी रहती थी। सीढ़ियों पर कोई नहीं था। मैंने मन में कहा, देख खाली है, बस लोगों का वहम है। मैं मंदिर के सामने से निकल ही रहा था कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे कदम मिलाकर चल रहा है। ये आवाज नहीं थी, ये बस वो एहसास था जैसे कोई आपके ठीक पीछे है और दूरी बहुत कम है। मैंने चलते चलते ही पीछे देखा। सड़क खाली थी। मैंने खुद को डांटा और आगे बढ़ गया। दुकान से खाना लिया, वापस लौटने लगा। अब रात के 11 बज चुके थे। कॉलोनी और ज्यादा शांत लग रही थी। जैसे ही मैं वापस मंदिर के पास आया, मैंने देखा कि मंदिर की सीढ़ियों पर कोई बैठा हुआ है। पहली नजर में लगा कोई आदमी है, कोई ऐसा जो शायद देर से आया हो और बैठ गया हो। उसका कद सामान्य था, कपड़े गहरे थे। वो सीढ़ियों पर ऐसे बैठा था जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। सिर थोड़ा झुका हुआ था। मुझे रोहित की बात याद आ गई। मैंने खुद से कहा, यह बस कोई इंसान है। रोहित डरता है, मैं नहीं। पर जैसे ही मैं पास आया, मेरे कदम अपने आप धीमे हो गए। उस बैठे हुए आदमी के पैरों के पास कोई चप्पल नहीं थी और सीढ़ियों पर जो हल्की रोशनी थी, उसमें उसके पैरों की त्वचा एकदम फीकी, लगभग धूसर लग रही थी। मैंने नजर हटाई। मैंने सोचा, ठीक है, मैं बस निकलता हूं। मैंने अपनी नजर नीचे रखी, जैसा रोहित ने कहा था, और सीधे चलने लगा। तभी पीछे से बहुत धीमी आवाज आई, भाई। मैं रुक गया। आवाज इतनी साधारण थी कि किसी इंसान की ही लगी, लेकिन उसमें एक चीज अलग थी। जैसे वो आवाज सीख कर बोली जा रही हो, जैसे किसी ने शब्दों को अपने मुंह में पहली बार घुमाया हो। मैंने जवाब नहीं दिया, मैं बस चलता रहा। फिर आवाज आई, थोड़ी तेज, भाई इधर आना। मेरे गले में सूखापन आ गया। यह आवाज मेरे बहुत करीब लग रही थी, जैसे वो आदमी मेरे पीछे खड़ा हो गया हो। पर मैंने हिम्मत नहीं की कि पीछे देखूं। मैंने अपने कदम तेज कर दिए और तभी मुझे अपने दाहिने कान के पास सांस महसूस हुई। बहुत हल्की, बहुत ठंडी सांस। मेरा शरीर सन्न हो गया।
मैं लगभग दौड़ने लगा। कॉलोनी की गली छोटी थी, पर मुझे लगा जैसे रास्ता लंबा हो गया है। जैसे ही मैं रोहित के घर के दरवाजे के पास पहुंचा, मैंने चाबी निकालने में घबराहट से गलती कर दी। चाबी गिर गई। मैं झुका, चाबी उठाई, दरवाजा खोला और अंदर घुसकर तुरंत बंद कर दिया। मैंने दरवाजे पर हाथ रखा। सांस तेज थी, दिल जोर से धड़क रहा था। दरवाजे के बाहर बिल्कुल शांति थी। मैंने खुद को कहा, कुछ नहीं था, बस डर गया। मैंने खाना टेबल पर रखा, पानी पिया और टीवी ऑन कर दिया ताकि दिमाग शांत हो। रोहित 1 घंटे बाद आया। उसने मुझे देखा तो तुरंत समझ गया कि कुछ हुआ है। तू मंदिर के पास रुका था? उसने पूछा। मैंने झूठ बोलने की कोशिश की, पर मेरी आवाज में ही सब था। सीढ़ियों पर कोई बैठा था, मैंने कहा। उसने मुझे बुलाया। रोहित का चेहरा और भी सख्त हो गया। और तूने जवाब दिया? नहीं, मैंने कहा। मैं नहीं रुका, मैं भाग आया। रोहित ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में डर था। ठीक किया। अगर तू जवाब देता तो फिर ये तेरे घर तक आ जाता, मैंने चिढ़कर कहा। कौन? भूत? मंदिर के सामने? रोहित ने मेरी तरफ देखा। भूत नहीं, मैं नहीं जानता क्या है, लेकिन ये कई बार हुआ है। लोग कहते हैं रात को मंदिर की सीढ़ियों पर कोई बैठता है और जो भी उसकी तरफ देख ले वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगता है, जैसे वो आपको अपनी ओर खींचता है। उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। बार बार वही आवाज याद आती, भाई। लेकिन असली बात तो अगले दिन हुई। अगले दिन सुबह रोहित ऑफिस चला गया। मैं घर में अकेला था। मैंने सोचा मैं बाजार जाकर कुछ सामान ले आता हूं। दिन में मंदिर के सामने से गुजरते हुए मैंने सीढ़ियों की तरफ देखा। सीढ़ियां खाली थी। मैंने सोचा रात का वहम था। पर जैसे ही मैं सीढ़ियों के पास से निकला, मेरी नजर नीचे जमीन पर पड़ी। सीढ़ियों के ठीक नीचे धूल में किसी ने नाखूनों से 3 रेखाएं खींची थी। 3 लंबी रेखाएं, एकदम बराबर दूरी पर। मुझे पिछली कहानी की तरह वही पैटर्न याद आया और मेरे पेट में कुछ डूब गया। मैं झुककर देख रहा था, तभी मुझे लगा जैसे मंदिर के अंदर से कोई देख रहा है। मैं उठा और मंदिर की तरफ देखा। गेट बंद था, अंदर अंधेरा था, फिर भी मुझे महसूस हुआ कि कोई अंदर है। मैंने जल्दी से कदम बढ़ाए और वहां से निकल गया। उस रात रोहित ने कहा कि आज हम मंदिर के पास नहीं जाएंगे, हम बाहर से खाना मंगा लेंगे। और उसने घर के मेन गेट पर एक छोटा सा हनुमान जी का स्टिकर लगा दिया। मैं पहले हंसा, फिर चुप हो गया, क्योंकि मैं खुद भी नहीं चाहता था कि फिर से वही हो। रात के करीब 12 बजे रोहित सो गया। मैं मोबाइल देख रहा था। घर में पूरी शांति थी। बाहर से कुत्ते भौंकने की आवाज आई, फिर बंद हो गई, और फिर घर के बाहर दरवाजे के ठीक सामने किसी के बैठने की आवाज आई, जैसे कोई सीढ़ी पर बैठा हो और हल्का सा वजन डाला हो। हमारे घर के बाहर भी 3 छोटी सीढ़ियां थीं। मैंने सांस रोक ली। फिर वही आवाज आई, बहुत धीमी, भाई। इस बार वो आवाज मंदिर से नहीं, हमारे दरवाजे के ठीक बाहर से आ रही थी। मैंने रोहित को जगाने की कोशिश की, लेकिन वो गहरी नींद में था। मैंने उसका कंधा हिलाया। वो करवट बदलकर फिर सो गया। मैंने उठकर दरवाजे के पास जाना चाहा, पर मेरे पैर नहीं चले। ऐसा नहीं कि मैं लकवा हो गया, बस डर ने मेरे शरीर को जगह पर रोक दिया। मैं वहीं खड़ा रह गया। फिर आवाज आई, अब थोड़ा और पास, दरवाजा खोल दे। वाक्य बहुत साधारण था, लेकिन बोलने का तरीका बिल्कुल गलत था। जैसे शब्दों के बीच हवा खींची गई हो, जैसे आवाज किसी इंसान की नकल थी। मैंने दरवाजे की कुंडी की तरफ देखा। मेरे हाथ कांप रहे थे। अंदर से एक आवाज मेरे दिमाग में चीख रही थी, मत खोलना। मैंने हनुमान चालीसा याद करने की कोशिश की, लेकिन डर में शब्द भूल गए।
बस इतना याद रहा, जय बजरंगबली। मैंने मन में ही बार बार कहा, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। कुछ सेकंड के लिए बाहर चुप्पी हो गई। फिर अचानक हमारे दरवाजे पर नाखूनों की आवाज आई, धीरे धीरे खरोंचने की आवाज, जैसे कोई लकड़ी पर रेखाएं बना रहा हो। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं बस वहीं खड़ा रहा और मन में नाम दोहराता रहा। जितना मैं दोहराता उतनी आवाज तेज होती जा रही थी, जैसे उसे गुस्सा आ रहा हो कि मैं डरकर भी खोल नहीं रहा। और फिर एकदम सन्नाटा। मैंने आंखें खोली। मेरा पूरा शरीर पसीने में भीगा था। मुझे रोहित की सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मतलब घर में सब सामान्य था। मैंने धीरे से दरवाजे के पास जाकर झांकने की कोशिश की, लेकिन मैंने दरवाजे का पीप होल इस्तेमाल नहीं किया। मैं उस दिन तक नहीं जानता था कि पीप होल से देखना भी एक तरह की नजर हो सकती है। मैंने बस नीचे की दरार से देखा। दरार के नीचे कोई परछाई नहीं थी। मैं पीछे हटाया। पूरी रात जागता रहा। रोहित को जगाया भी नहीं, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं उसे भी इस दर में खींच लूंगा तो और बुरा होगा। सुबह होते ही मैंने रोहित को सब बता दिया। रोहित का चेहरा पीला पड़ गया। वो तुरंत मंदिर की तरफ एफर्टलेस गया। लेकिन दिन का समय था। मंदिर के पास लोग थे, सब सामान्य। वो किसी से बातें करता रहा। वापस आया तो बोला, आज शाम तक मैं किसी पंडित जी को बुलाऊंगा। मैंने कहा, ये सब जरूरी है? रोहित ने कहा, यह पहली बार है कि वो मंदिर से निकलकर किसी के दरवाजे तक आया है। इसका मतलब तूने उसे देख लिया है और अब वो तुझे अपना समझ रहा है। ये बात सुनकर मेरा पेट और भी ठंडा हो गया। शाम को पंडित जी आए। उन्होंने घर में पूजा करवाई, मंत्र बोले, धूप जलाई, लाल मौली बांधी। उन्होंने दरवाजे के ऊपर पानी छिड़का और कहा, रात को कोई भी आवाज दे, जवाब मत देना, दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, और सबसे जरूरी, रात को मंदिर की तरफ देखना भी नहीं। उस रात हमने सारे लाइट्स ऑन रखे। रोहित ने टीवी चलाया। हम दोनों ने खुद को सामान्य रखने की कोशिश की, लेकिन भीतर से हम दोनों जानते थे कि हम डर रहे हैं। रात करीब 1 बजे सब शांत हो गया। रोहित को नींद आ गई। मैं फिर भी जाग रहा था। मैं अपनी सांसों की आवाज सुन रहा था और बाहर से आने वाली किसी भी हल्की सी आहट पर चौंक रहा था। करीब 3 बजे मुझे लगा जैसे घर की हवा बदल गई, जैसे कमरे में कोई और आ गया हो बिना दरवाजा खोले। और उसी पल बहुत धीमी आवाज आई। इस बार दरवाजे के बाहर नहीं, इस बार हमारे कमरे के कोने से, भाई। मैंने धीरे से सिर घुमाया। रोहित सो रहा था। कमरे के कोने में अंधेरा थोड़ा ज्यादा था। ऐसा लगा जैसे अंधेरा गाढ़ा हो गया हो। मैंने अपनी नजर हटाई। मैंने तय किया कि मैं उसे देखूंगा नहीं, मैं उसे पहचान दूंगा नहीं, मैं उसे कोई जगह नहीं दूंगा। मैंने मन में बस एक ही बात कही, बहुत साफ और बहुत सधी हुई, तू यहां का नहीं है, तू मेरा नहीं है। मैं नहीं जानता ये मैंने अपने लिए कहा या उसके लिए, लेकिन उस वाक्य के बाद कमरे की ठंडक थोड़ी हल्की हुई, जैसे किसी ने हाथ पीछे खींच लिया हो। सुबह जब हम उठे, दरवाजे के सामने फर्श पर 3 रेखाएं थीं, नाखूनों से खींची हुई, सीधी, साफ, बराबर दूरी पर। और मंदिर की सीढ़ियों पर किसी ने धूल में वही 3 रेखाएं फिर से बना दी थी। मैंने उस दिन जयपुर छोड़ा। रोहित ने मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। शायद वो भी जानता था कि कुछ चीजें साथ रहकर और मजबूत हो जाती हैं। आज भी जब भी मैं किसी पुराने मंदिर के सामने से रात को गुजरता हूं, मैं सीढ़ियों की तरफ नहीं देखता, क्योंकि मुझे अब पता है कि कभी-कभी जो चीज आपको बुलाती है वो आपको पहचानने की कोशिश नहीं करती। वो बस ये देखती है कि आप उसकी तरफ पलटते हैं या नहीं। और अगर आप पलट गए तो फिर वो आपके पीछे नहीं चलता, वो आपके आगे चलने लगता है। मैं ये बात आज इसलिए बता पा रहा हूं
क्योंकि अब उस जगह से बहुत दूर हूं। अगर मैं अभी भी वहीं होता तो शायद इसे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां रहते हुए आप सच को शब्दों में नहीं ढाल पाते, क्योंकि वो सच आपको हर पल देख रहा होता है। ये कहानी पुणे की है। एक बिल्कुल सामान्य पढ़ा लिखा शहर, आईटी पार्क, कॉल सेंटर, रात को खुली चाय की दुकानें, ऑटो वाले, सिक्योरिटी गार्ड, सब कुछ वैसा ही जैसा किसी भी बड़े शहर में होता है। और यही वजह है कि जो मेरे साथ हुआ उसे समझने में मुझे सबसे ज्यादा वक्त लगा। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था और उस समय एक नए प्रोजेक्ट के कारण मुझे 6 महीने के लिए पुणे शिफ्ट किया गया था। कंपनी ने रहने के लिए एक अपार्टमेंट दिलवाया था। नया कॉम्प्लेक्स था, साफ सुथरा, 4 टावर, बेसमेंट पार्किंग और 24 घंटे सिक्योरिटी। मेरा फ्लैट 7वीं मंजिल पर था। शुरुआत में सब ठीक था। लिफ्ट सही चलती थी, पानी आता था, बिजली जाती नहीं थी। रात को गार्ड सीटी बजाता हुआ घूमता था। नीचे छोटा सा गार्ड रूम था जहां हमेशा एक बूढ़ा चौकीदार बैठा रहता था। उसका नाम किसी ने मुझे नहीं बताया। सब उसे बस चौकीदार काका कहते थे। पहले ही हफ्ते मैंने एक अजीब बात नोटिस की। चौकीदार काका कभी भी सीढ़ियों से ऊपर नहीं जाते थे, ना दिन में ना रात में। अगर किसी को ऊपर जाना होता और लिफ्ट बंद होती तो वो बस नीचे खड़े होकर फोन कर देते, खुद एक कदम भी सीढ़ियों पर नहीं रखते थे। पहले मुझे लगा उम्र की वजह होगी, फिर देखा कि वो लिफ्ट में भी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर तक ही आते जाते थे, कभी ऊपर की मंजिलों में नहीं। एक दिन मैंने उनसे मजाक में पूछा, काका आप सीढ़ियों से डरते हो क्या? वो हंसे नहीं, बस बोले, डर नहीं है बेटा, आदत है। बस इतना। उस जवाब में कोई अपनापन नहीं था, जैसे उन्होंने कोई रटा हुआ वाक्य बोल दिया हो। समय बीतता गया, काम का प्रेशर बढ़ा, देर रात तक ऑफिस, कभी कभी आधी रात के बाद लौटना। ऐसे दिनों में मैं लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से उतरने लगा ताकि थोड़ी हवा मिल जाए। यहीं से सब शुरू हुआ। पहली बार जब मैं रात को सीढ़ियों से नीचे उतरा, कुछ खास महसूस नहीं हुआ। लाइट्स जली थीं, दीवारें साफ थीं, सीसीटीवी कैमरे लगे थे। दूसरी बार, तीसरी मंजिल के पास मुझे लगा जैसे ऊपर से कोई नीचे उतर रहा हो। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि आवाज गूंज रही होगी। तीसरी रात, जब मैं देर से लौटा, लिफ्ट बंद थी। मैंने सोचा ठीक है, सीढ़ियों से ही ऊपर चला जाता हूं। सीढ़ियों में लाइट जल रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि हर फ्लोर के बीच एक बल्ब हमेशा थोड़ा कम रोशन लगता था, जैसे वहां रोशनी पहुंचते पहुंचते थक जाती हो। जब मैं 5वीं मंजिल के पास पहुंचा, मुझे लगा जैसे ऊपर कोई खड़ा है। मैं रुका, कोई आवाज नहीं, बस वो एहसास कि कोई है। मैंने ऊपर देखा, सीढ़ियां खाली थी, लेकिन उसी पल मुझे नीचे से कदमों की आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी। कोई नीचे चढ़ रहा था। मैंने सोचा शायद चौकीदार काका होंगे। काका, मैंने आवाज दी। कोई जवाब नहीं। कदमों की आवाज रुक गई। मेरी छाती में अजीब सी जकड़न हुई। मैंने बिना रुके ऊपर जाना जारी रखा। उस रात मुझे नींद देर से आई, और जब आई तो एक सपना साथ लेकर आई। सपने में मैं सीढ़ियों में खड़ा था। ऊपर अंधेरा था, नीचे भी, और बीच में किसी फ्लोर पर कोई बैठा हुआ था। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन मुझे पता था कि वो मुझे देख रहा है। मैंने करवट बदली और आंख खुल गई। घड़ी में 3:13 हो रहे थे। अगले दिन ऑफिस से लौटते हुए मैंने चौकीदार काका से पूछा, काका आप रात को सीढ़ियों में गश्त नहीं करते? वो कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, मैं नीचे तक ठीक हूं, ऊपर मेरा काम नहीं। क्यों? मैंने पूछ लिया। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में कुछ ऐसा था
जो डर नहीं था, लेकिन थकान जरूर थी। ऊपर जाने वाले सब वापस नहीं आते, उन्होंने बहुत सामान्य स्वर में कहा। मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं, पर वो मुस्कुराए नहीं। उस रात मैं जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे उतर। तीसरी मंजिल पर पहुंचते ही मुझे महसूस हुआ कि हवा बदल गई है, जैसे किसी ने खिड़की बंद कर दी हो। और तभी मुझे ऊपर से किसी के बैठने की आवाज आई, जैसे कोई सीढ़ी पर बैठकर वजन डाल रहा हो। मैं ऊपर की तरफ देखने ही वाला था कि अचानक मुझे चौकीदार काका की आवाज नीचे से सुनाई दी। मत देखो बेटा। मैं चौंक गया। काका, सीधे नीचे आओ, उन्होंने कहा, और पीछे मत देखो। मैंने कुछ नहीं पूछा, मैं बस नीचे उतरता चला गया। जब मैं ग्राउंड फ्लोर पहुंचा, चौकीदार काका गार्ड रूम के बाहर खड़े थे। वो कौन था? मैंने पूछा। उन्होंने सिर हिलाया। कभी कभी लगता है कोई है, कभी लगता है कुछ है। फर्क समझने की कोशिश मत करो। उस रात के बाद मैंने सीढ़ियों से जाना बंद कर दिया, लेकिन वो चीज सीढ़ियों में ही नहीं रही। कुछ दिनों बाद मुझे रात को अपने फ्लैट के बाहर हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई दरवाजे के बाहर खड़ा हो। मैं दरवाजा नहीं खोलता, बस अंदर से सुनता रहता। एक रात मुझे लगा जैसे दरवाजे के बाहर कोई बैठ गया हो, और फिर सीढ़ियों जैसी ही आवाज, लकड़ी पर हल्की खरोंच। मैंने अंदर से पूछा नहीं, मैंने किसी को बुलाया नहीं। सुबह देखा तो दरवाजे के बाहर फर्श पर 3 पतली रेखाएं थीं, सीढ़ियों जैसी। मैंने तुरंत चौकीदार काका को दिखाया। उन्होंने देखा और बस इतना बोले, अब ये ऊपर भी आने लगा है। मैंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया। आखिरी रात जब मैं सामान पैक कर रहा था, लाइट चली गई। पूरा फ्लैट अंधेरे में था, और तभी सीढ़ियों की तरफ से वही आवाज आई, जैसे कोई ऊपर चढ़ रहा हो, बहुत धीरे, हर कदम के साथ। मैं वही खड़ा रहा। मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, कोई प्रार्थना नहीं की। मैंने बस बहुत साफ मन में कहा, मैं यहां नहीं रहूंगा। आवाज रुक गई। अगले दिन मैं निकल गया। कुछ महीने बाद मुझे पता चला कि चौकीदार काका ने नौकरी छोड़ दी। नया चौकीदार आया। वो सीढ़ियों से ऊपर जाता है, और अब लोग कहते हैं कि रात को कभी कभी कोई नीचे खड़ा होकर सीढ़ियों की तरफ देखता रहता है, जैसे इंतजार कर रहा हो कि कोई फिर से ऊपर जाए। और इसलिए मैं आज भी किसी भी बिल्डिंग में सीढ़ियों के पास रुककर ऊपर नहीं देखता, क्योंकि कुछ चीजें ऊपर नहीं आती, वो बस देखती हैं कि कौन नीचे आता है।